अक्सर लोग अपनी कुंडली के 12वें भाव को लेकर बड़ा चिंतित रहते हैं, बड़ा डरे डरे से रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनका कोई भी ग्रह 12वें घर में जाकर बैठ गया तो भाई उनके जीवन में नुकसान होना तय है। क्यों भला? उन्हें लगता है कि 12वां घर जो है वो अच्छा घर नहीं होता, मैलेफिक घर होता है। साथ ही साथ यहाँ से जो 7वां घर होता है यानी छठा घर होता है, वो भी मैलेफिक होता है। इस वजह से अगर यहाँ कोई ग्रह आ गया या किसी ग्रह की दृष्टि इस पर पड़नी शुरू हो गई तो आपका जीवन बेकार है। लेकिन दिस इज नॉट 100% राइट। हाँ, कुछ केसेस ऐसे जरूर हो सकते हैं जहां पर 12वें घर में आने के बाद या कोई मैलेफिक दृष्टि पड़ने के बाद कोई प्लैनेट आपको इस घर में गलत रिजल्ट्स देना शुरू कर दे। लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। 12वां घर आपकी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट घर बन सकता है। वो आपकी कुंडली की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला घर बन सकता है। तो आखिर ये घर है क्या और आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर ये कैसा असर डालता है, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12वें घर की, यानी सीक्रेट्स ऑफ द 12th हाउस। मैं खुद फिलहाल उत्तराखंड के तराई रीजन से घूमकर आ रही हूँ, इसीलिए 12th हाउस के बारे में आते ही बात करना मैंने सबसे अच्छा समझा। क्योंकि जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं, बड़ी स्पिरिचुअल सी जगहों पर जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ की आपकी उम्मीद से उल्टा कुछ हो रहा होता है या जैसी आप धारणाएं रखते हैं उससे उल्टा कुछ हो रहा होता है, तो आपका वर्ल्ड व्यू हमेशा एक्सपैंड होता है। और 12वां घर भी कुछ इसी तरह की चीजों को सिग्निफाई हमारी जिंदगी में करता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 12वां घर क्या है, क्यों है, कौन से ग्रह जो है उसे कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ आपके जीवन पर इसका असर क्या पड़ता है। कुंडली का 12वां भाव सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भाव माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो दूसरे मारक घर होते हैं वहां पर तो आप डिसाइड कर सकते हो कि ये चीज होने वाली है, ऐसे होने वाली है, चीजें स्पष्ट होती है काफी ज्यादा। जैसे छठा घर होता है, 8वां घर होता है, चीजें बड़ी स्पष्ट सी होती हैं आपके सामने। लेकिन जब हम 12वें घर की बात करते हैं तो ये स्पष्टता जो है वो मिट जाती है। इन जनरल 12वें घर को हम कनेक्ट करके देखते हैं एक्सपेंसेस से। एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, ऐसे खर्चे ज्यादातर जिनका आपको इमीडिएटली कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। फॉर इंस्टेंस, ऐसा कोई रिलेशनशिप जिससे आपको कभी कुछ वापस नहीं मिलेगा, ऐसा काम पर कोई प्रोजेक्ट जिससे आपको कभी कुछ वापस नहीं मिलेगा। यानी कि इस तरह की चीजें जो कि आपका एक्सपेंस कराती हैं, खर्चा कराती है, चाहे वो पैसे का खर्चा हो, चाहे वो समय का खर्चा हो, चाहे वो आपके एफर्ट का ही खर्चा क्यों ना हो। साथ ही साथ 12वां घर हमें कनेक्ट करता है आइसोलेशन का जो आइडिया है उससे। आइसोलेशन का मतलब होता है दूसरों से अलग, दूसरों से कटा हुआ, यानी ऐसी चीजें जो कि दूसरों से, बाहरी दुनिया से कटी हुई होती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए हॉस्पिटल्स होते हैं, वो दूसरों से कटे हुए होते हैं। हिमालय की चोटी पर कहीं कोई मोनास्ट्री बनी हो, कोई आश्रम बना हो जहाँ पे हर कोई नहीं पहुंच सकता, कोई मंदिर हो जहाँ हर कोई नहीं पहुंच सकता, कोई गुफा हो जहाँ पर जाके लोग मेडिटेशन करते हो जहाँ हर कोई नहीं पहुंच सकता, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए है जो कि साधना करके वहां पहुंचना चाहते हैं या फिर किसी कारणवश, भाग्य के किसी कारणवश वहां पहुंच जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं आपको देखने को मिल जाती है। याद रखिए, छठे घर के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। छठा घर यानी रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं, चीजें जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमारी आंखों के ठीक सामने है। उसके ठीक ऑपोजिट है उससे 7वां घर यानी 12th हाउस। तो वो उससे 6th हाउस से 7th हाउस यानी छठे घर से 7वां, छठे घर के बिल्कुल ऑपोजिट 12वां घर होता है। वो उसके ऑपोजिट चीजें दिखाता है, ऐसी चीजें जो कि प्रत्यक्ष नहीं होती, जो कि व्यक्त नहीं होती। तो ये अव्यक्त और परोक्ष चीजें जो होती हैं, अप्रत्यक्ष चीजें जो होती हैं, उनको 12वां घर दिखाता है। जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो चीजें आपके हाथ में नहीं होती, जिन चीजों को आप समझने की शक्ति ही नहीं रखते, उनको भी 12वां घर दिखाता है। यही वजह होती है कि 12वें घर को मोक्ष का घर भी कहा जाता है। ज्यादातर लोगों को मोक्ष तो मिलता नहीं है। मोक्ष मिलना एक बहुत ऊंची लेवल की चीज है, एक बहुत हाई लेवल की चीज है। अब क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को मोक्ष मिलता नहीं है, तो उसके जो भी आइडियाज हैं मोक्ष के, द रियल आइडियाज ऑफ मोक्ष, ये ज्यादातर लोगों से छुपे हुए रहते हैं।
राइट। सो थिंग्स आर हिडन, थिंग्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, आपके आसपास तो होती हैं पर आप उसे फील नहीं कर सकते। जैसे कि हवा, राइट, वो आपके आसपास है लेकिन अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उसे देख नहीं सकते। अगर आप अपना हाथ जोर जोर से ऐसे नहीं हिलाएंगे तो आप उसे महसूस नहीं कर सकते, पंखा नहीं चलाएंगे तो उसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन यू ऑलवेज नो दैट एयर इज अराउंड यू। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, जो हमेशा होती तो है लेकिन अप्रत्यक्ष होती हैं, परोक्ष होती हैं, अव्यक्त होती हैं, उन चीजों को बारहवां घर दिखाता है। यही वजह है कि बारहवें घर से आप, आपके जो पितृ हैं, जो लोग आपके जीवन में आपकी फैमिली लिनियज से जुड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हो। उनकी नॉलेज, उनकी विजडम आप तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, उनको देख सकते हो। आपका इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है, यानी आपको पूर्वाभास जैसी चीजें हो जाती है या नहीं होती। आपके मन की जो आवाज है वो क्लियर है और प्रिसाइज है और सही है या नहीं है, वो भी आप बारहवें घर से देख सकते हो। आपने अक्सर अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको चीजों का आभास होने लगता है, उनको अंदर से रियलाइज होने लगता है दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, या फिर उनको अंदर से ही एक नॉलेज होती है, ज्ञान होता है कि चीजें किस प्रकार जाएंगी, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगी। तो ये भी आपको यहाँ पर बारहवें घर से देखने को मिल जाता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें प्रेमोनिशंस होते हैं, वो आने वाले जो इवेंट्स हैं उनका उनको पूर्वाभास हो जाता है। वी कैन नॉट डिनाई दीज थिंग्स, दे डू नॉट हैपन विद एवरीबडी। ये भाग्य की चांस की बात है अगर आपको इस तरह की चीजें दिखाई या सुनाई देती हैं, या फिर अगर आप पूर्वाभास कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आपके बारहवें घर से कनेक्टेड होती हैं। याद रखिए कि जो बारहवां घर होता है उसकी जो नेचुरल नैसर्गिक राशि होती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, कालपुरुष कुंडली का मतलब है कि जो एरीज राशि पहले घर में बिठाई जाती है, वो कुंडली जो होती है उसे कालपुरुष कुंडली कहते हैं। तो बारहवें घर की नेचुरल नैसर्गिक राशि जो होती है वो होती है पाइसिस, यानी कि मीन राशि। मीन राशि का अगर आपने मेरा वीडियो देखा है या मीन लगने का वीडियो देखा है तो आप एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये बड़ी ही लेड बैक राशि है और उन्हें जल्दी जल्दी कंक्लूजन्स पे आना बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए लोगों को जल्दी जल्दी जज भी करते हैं और जल्दी जल्दी दे ट्राई टू जंप टू कंक्लूजन्स। ये उनकी खराब आदत भी होती है और कई बार यही आदत उन्हें बचा भी लेती है। दरअसल पाइसिस सबसे बूढ़ा साइन है, सबसे ज्यादा उम्रदराज साइन है। वो सोल की जर्नी जो है, आत्मा की जो जर्नी है, उसमें ऐसा स्टेज दिखाता है जहां पर आपकी मैच्योरिटी काफी बढ़ चुकी है, जहां पर आप जीवन को कई बार जी चुके हैं और अब आप उससे ऊपर जाना चाहते हैं, उससे हायर लेवल का कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसको पाइसिस राशि दिखाती है। पाइसिस राशि का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? मछली, राइट। दो मछलियां होती हैं, एक का स्वभाव थोड़ा अलग है, दूसरी का स्वभाव थोड़ा अलग है। तो एक मछलियां होती हैं, और कैसी मछली? गहरे समंदर की मछली, राइट। तो गहरा समंदर जो होता है वहां मछलियां तो होती हैं लेकिन सरफेस पर बहुत ज्यादा वो आती नहीं है। यही वजह होती है कि जो बारहवें घर के जो आपके रिजल्ट्स होते हैं आपकी कुंडली में, वो बहुत ज्यादा सरफेस पर नहीं आते, वो हमेशा सबकॉन्शियस लेवल पर या अनकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं। ऐसे लेवल पर काम करते हैं जिसको आप टच ही नहीं कर सकते, जिसको आप पहचान ही नहीं सकते, जिसको आप व्यक्त ही नहीं कर सकते कि ये चीजें कहाँ से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, आपको नहीं पता, राइट। दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम समवेयर एंड आप नहीं जानते कि कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है, कहाँ से आपके अंदर कुछ अच्छी या बुरी टेंडेंसीज आ रही है, आप उसे कभी पिन पॉइंट नहीं कर सकते। तो जैसे गहरे पानी की मछली होती है, बड़ा सा समंदर है, गहरे पानी की मछली है वहां पर, लेकिन आप आभास नहीं कर सकते कि कहाँ है, कितनी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस और साधना कैसे हो सकती है? मल्टीपल टाइम जब आप रीबर्थ लेते हैं, मल्टीपल टाइम जब आपका जन्म होता है, अलग अलग योनियों में सही, मानव योनि में सही, अलग अलग बार जब आप जन्म लेते हैं, अलग अलग चीजें आप सीखते हैं, अलग अलग चैलेंजेस से आप पार पाते हैं, और इसी वजह से आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि भाई मोक्ष का द्वार कहाँ है। तो जो मछली है वो दरअसल मोक्ष है, वो मोक्ष का द्वार कहाँ है वो आपको पाइसिस यानी कि मीन राशि दिखाती है। और यही वजह है कि क्योंकि पाइसिस की एनर्जी बारहवें घर की फाउंडेशनल एनर्जी होती है, इसी वजह से अगर आपको मोक्ष चाहिए, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चाहिए प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ आपको चाहिए साधना, राइट। बिना साधना के आप काम नहीं कर सकते। अगर आप फिशिंग करने जाते हैं तो आप जानते हैं कि भाई आपको मछली का कांटा लगा के काफी देर तक बैठना पड़ेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि मछली कहाँ मिलती है, तभी जाकर आपको फिश मिल पाती है, वरना नहीं मिल पाती। तो ये जो पूरा मैंने आपको आइडिया समझाया है पाइसिस और मीन राशि का, इस पूरे आइडिया को आप इस्तेमाल कर सकते हो ये जानने के लिए कि बारहवां घर कैसे रिजल्ट देता है। ऐसे रिजल्ट जो कि परोक्ष हैं, दिखते नहीं, पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं और सबकॉन्शियस या
बिल्कुल अनकॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे हैं आपके जीवन में, आपको पता नहीं चलता कि कौन सा जो प्रेरणा है वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। कोई अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। तो आइसोलेशन बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जो आपको 12वें घर के साथ जोड़ के देखना है। साथ ही साथ द पाथ टू मोक्ष, मोक्ष का जो द्वार है, मोक्ष का जो रास्ता है, वो भी 12वें घर के साथ जुड़ा होता है। एंड फाइनली थिंग्स दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन, चीज़ें जिनके लिए आप खर्चा कर रहे हैं, खास तौर पे ऐसे खर्चे जिनका आपको इमीडिएटली कोई रिजल्ट एटलीस्ट नहीं मिलने वाला है, हो सकता है कि रिजल्ट मिले ही ना। अब 12वें घर में जब कोई प्लैनेट आ जाता है तो क्या होता है। देखिए 12वें घर में जब कोई प्लैनेट आता है तो जनरली इतने बुरे रिजल्ट नहीं देता जितना कि बताया जाता है। इनफैक्ट अगर सूर्य जैसा घर वहाँ प्लैनेट वहाँ पर आ जाए तो वो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। वो आपको आपका यश अच्छा कर सकता है, आपका एम्बिशन काफ़ी हाई लेवल पे कर सकता है। चंद्रमा अगर वहाँ आता है, चंद्रमा के आने पर थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बिकॉज क्योंकि आपका जो इमोशन है जिसको चंद्रमा डिफाइन करता है, योर इमोशन एंड आपकी फीलिंग्स एंड आपका सबकॉन्शियस। तो आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी सबकॉन्शियस होती है, वो आइसोलेट हो जाती है दुनिया से। ऐसा नहीं है कि आप गलत काम करते हो, लेकिन आपके मन में जो बातें हैं वो सिर्फ आपकी अपनी है, उन तक पहुंच पाना या आपका अपनी फीलिंग्स को खुद ही एक्सेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यू कैन नॉट इवन एक्सेस योर ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस इन मोस्ट केसेस। खासकर अगर केमद्रुम योग बनता है यहाँ पर, अगर चंद्रमा बिल्कुल ही अकेला है फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, तब आपको इस तरह के रिजल्ट ज़्यादा देखने में आते हैं। या किसी दो मैलेफिक प्लैनेट्स के बीच में अगर चंद्रमा फंसा हुआ है तो भी आपको इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो देखने में आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखनी है यहाँ से। जुपिटर अगर 12वें घर में होता है, अच्छे रिजल्ट देखता है। वीनस अगर 12वें घर में होता है, अच्छे रिजल्ट देखता है। जो मर्करी होता है वो भी अच्छे रिजल्ट देता है। मार्स इज नॉट बैड, लेकिन हाँ उससे आपको मस्कुलर पेन्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और ऐसे पेन्स जो कभी भी उठ जाते हैं और आपको उनका रीज़न ही नहीं पता होता कि क्यों हो रहे हैं पेन्स, राइट, मस्कुलर पेन्स। सैटर्न अगर यहाँ पे होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आपका जो पूरी थिंकिंग होती है या आपका पूरा जो लाइफ जीने का तरीका होता है, दैट इज़ वेरी वेरी आइसोलेटेड, और आप दूसरों से ज़्यादा कटा कटा सा महसूस करते हैं, बिकॉज सैटर्न अपने आप में थोड़ा सेपरेटेड है ना दूसरों से, सबसे दूर का प्लानट है, और फिर 12वें घर में जाके बैठा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ गलत कर देगा, लेकिन आइसोलेटेड आपको ज़रूर महसूस करवाता है। अगर यहीं पर राहु होता है तो थोड़ी यहाँ पर आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। कैसे? राहु और एक्सपेंसेस साथ में हाथ लेकर चलेंगे। राहु हर चीज़ को एक्सप्लोड कर देता है, तो नेचुरल सी बात है कि एक्सपेंसेस को भी एक्सप्लोड कर देगा, आइसोलेशन को भी एक्सप्लोड कर देगा। चाहिए सब कुछ लेकिन सबसे दूर हटकर। या हो सकता है कि आप जो चाहते हैं, आपका जो एम्बिशन है, उसको पाने के चक्कर में आप सबसे दूर हो जाए, या फिर बार बार ऐसे खर्चे करें, बार बार ऐसे काम करें जिससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ओके, केतु अगर यहाँ पर होता है तो केतु इतना बुरा कोई प्रभाव देता नहीं है, लेकिन याद रखिए कि इन सभी चीज़ों के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये चेक करें कि क्या इस प्लैनेट पर, इस घर पर कोई दृष्टि पड़ रही है। जो दृष्टि पड़ रही है वो कितनी पावरफुल है, यानी कितने परसेंटेज अपनी पावर के साथ वो दृष्टि पड़ रही है। सबसे ज़्यादा पावरफुल 7वीं दृष्टि होती है किसी भी प्लैनेट की। ओके, तो अगर 12वां घर है तो सबसे जो तीखी तेज पावरफुल दृष्टि होगी वो दृष्टि छठे घर से आएगी। छठे घर में जो प्लैनेट है उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसकी दृष्टि आपके 12वें घर में पड़ेगी। तो कौन सा प्लैनेट है ये तो देखना ही है 12वें घर में, लेकिन ये भी देखना है कि छठे घर से कौन सा प्लैनेट बैठ के उसको देख रहा है। छठे घर में कौन से कंजंक्शन है, क्योंकि अगर वहां पे एक या दो प्लैनेट हुए, ज्यादा प्लैनेट हुए, तो उस कंजंक्शन का सीधा असर जो है वो 12वें घर पे पड़ेगा। प्लस जो 12वां घर है उसमें कौन सा कंजंक्शन है, यानी एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शन, दृष्टियां और युतियां, ये देखना बेहद जरूरी होता है। अगर दृष्टियां, अगर वहां प्लैनेट नहीं है तो भी आप दृष्टि और युति को जरूर देखिए जो उसको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। ये करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जैसा कि आपको पिछले सारे वीडियोस में बता ही चुकी हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि 12वें घर में कौन सी राशि बैठी हुई है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि कुंडली के 12वें घर में जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को देखना है। अगर 1 नंबर लिखा होगा तो एरीज राशि होगी, 2 नंबर लिखा होगा तो टॉरस होगी, 3 नंबर लिखा होगा जेमिनाई होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर 10 नंबर लिखा होगा तो कैप्रिकॉर्न होगी, 11 नंबर लिखा होगा तो एक्वेरियस होगी, और अगर 12 नंबर लिखा होगा तो पाइसिस यहाँ पे राशि होगी। तो राशि क्या है वो भी हमें यहाँ पर जरूर से देखना है, क्योंकि राशि आपकी कुंडली में डिफाइन करती है एग्जैक्टली कि रिजल्ट्स किस तरीके से मोल्ड होंगे। जो बेसिक फाउंडेशन है वो कौन बनाता है, वो बनाता है पाइसिस राशि।
लेकिन आपकी कुंडली में कौन सी राशि 12वें घर में जाकर बैठी हुई है, उसका भी यहाँ पर असर हमें देखने को जरूर मिलेगा। याद रखिए कि जहां पर पाइसिस की राशि की बात होती है, 12वें घर की बात होती है, वहां पर हम दो प्लैनेट्स को प्रमुखता से देखते हैं। पहला आपका प्लैनेट है जुपिटर, जुपिटर यानी कि गुरु, जो कि आपको डिवाइन नॉलेज से, डिवाइन विजडम से कनेक्ट करता है, भगवान की जो विजडम है उससे कनेक्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ पर है केतु। केतु वैसे तो डिटैचमेंट करा देता है काफी सारी चीजों से, लेकिन 12वें घर में स्पेसिफिकली ये मोक्ष का कारक बनता है, मोक्ष का हाउस बन जाता है और मोक्ष दिलाने वाला बन जाता है। जुपिटर और केतु यहाँ पर जब साथ होते हैं या यहाँ पर साथ में इस ग्रह को, इस घर को अफेक्ट करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि अगर हमने इस घर की एनर्जीज को ढंग से चैनलाइज किया, अगर हमने इस घर की एनर्जीज को ढंग से इस्तेमाल किया, तो फिर वो हमारे जीवन में काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस लेकर आ सकती है। तो इन चीजों को हमें देखना है। देन सेकेंडली हमें क्या देखना है इस घर को देखते वक्त कि यहाँ राशि कौन सी बैठी है। अब भाई अगर टॉरस राशि बैठी है तो इसका मतलब कि घर, परिवार, आपका जो इनकम है, स्टेबिलिटी है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर यहीं पर एक्वेरियस राशि बैठी है तो आप कोशिश करेंगे कि आप जितना हो सके ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज की बात करें ऑन अ मास लेवल। अगर यहाँ पाइसिस राशि बैठी है तो आपके अंदर एक इंक्लिनेशन जरूर होगा टू गो आउट एंड सीक मोक्ष। आप मोक्ष की तरफ बहुत ध्यान देंगे, या रिलीजियस आप लोग काफी ज्यादा हो सकते हैं। शुरुआत में जरूरी नहीं है कि हो जिंदगी की शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ता है आप थोड़ा ज्यादा मोक्ष की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ये हमेशा देखने में आता है। अगर यहाँ पे लियो राशि है यानी कि सिंह राशि है, इन दैट केस क्या होता है दैट आप चीजें अटेन तो करना चाहते हो जो आइसोलेशन में है, जो अलग है, लेकिन आप उसे एक्सप्लोरर की तरह अटेन करना चाहते हो, दैट यू वांट समथिंग आउट ऑफ इट, राइट। इस तरह की चीजें भी हमें देखने में आती है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ओरिजिनल राशि यहाँ की पाइसिस है जिसे जुपिटर और केतु अफेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि आपकी कुंडली में यहाँ पे कौन सी राशि है, कौन सी राशि है पता कर लिया, तो राशि का जो स्वामी है उसको देखिए कि कुंडली में कहाँ जाकर बैठा हुआ है। फेवरेबल पोजीशन में है तो जनरली हाउस आपका फेवरेबल हो जाता है। फेवरेबल पोजीशन नहीं है, अफ्लिक्टेड है, कहीं उल्टी दृष्टियां पर पड़ रही हैं, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर देखना है कि प्लैनेट कौन सा है, फिर देखना है कंजंक्शन कौन सा है, फिर देखना है कि एस्पेक्ट कौन सा है। इस तरीके से अगर आप अपनी कुंडली में इस हाउस को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। याद रखिए, मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहती हूँ कि किसी भी एक हाउस को या एक प्लैनेट को इंडिविजुअली नहीं देखना है, आपको पूरी कुंडली को कॉम्पोजिट तरीके से, होलिस्टिक तरीके से देखना है, तभी आप उससे अच्छे रिजल्ट्स जो है वो निकाल पाएंगे। अन्यथा क्या होगा, आप वीडियो देखते रह जाएंगे, सन इन 12th हाउस, मून इन 12th हाउस, उससे आपको जानकारी तो मिलेगी, लेकिन एग्जैक्टली आपकी कुंडली में वो फिट कैसे हो रही है वो आपको पता नहीं लगेगा। तो जो बेसिक फाउंडेशन है वो तो इन चीजों से, जेनरिक चीजों से पता लग जाता है, लेकिन एग्जैक्टली आपकी कुंडली क्या कह रही है, आपके जीवन पे एग्जैक्टली क्या असर पड़ेगा, वो देखना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए हमेशा कहती हूँ होलिस्टिक तरीके से अपनी कुंडली को देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बिल्कुल सटीक रिजल्ट मिलेंगे, और गाइडेंस यहाँ पर काफी अच्छी आपको मिल जाती है। जहां पर गाइडेंस की बात होती है वहां पर एक बात जरूर ध्यान रखिए कि इस घर को जो नेचुरली कंट्रोल करता है प्लैनेट वो है जुपिटर। जुपिटर यानी आपके गुरु। और इस घर के रिजल्ट्स अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना होगा कि आपको साधना करनी होगी। आपको किसी चीज को लेकर अपना एक रूटीन बनाना होगा, एक स्पेसिफिक आपको एक अपनी दिनचर्या बनानी होगी, स्पेसिफिक कई सालों तक आपको कोई काम करना होगा, जैसे तपस्या मान लीजिए, उसे तपस्या करनी होगी, साधना करनी होगी, तो जाके इस हाउस के जो हिडन रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। जैसे काफी सारे लोग होते हैं उनका चंद्रमा 12वें भाव में होता है, दे आर नॉट एग्जैक्टली एबल टू डिफाइन देयर इमोशंस, उन्हें नहीं समझ में आता कि इनके इमोशंस कह क्या रहे हैं, राइट। उनके इमोशन से निकल के क्या आ रहा है उनके लिए पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जुपिटर है, जुपिटर विजडम तो देता है लेकिन हिडन विजडम देता है, अभी तक वो विजडम अब तक पहुंची नहीं है। तो उस तक पहुंचने के लिए क्या करना है, उस तक पहुंचने के लिए आपको साधना करनी है, तपस्या करनी है। वीनस है, वीनस बहुत अच्छे रिजल्ट देता है 12th हाउस में, अगर अफ्लिक्टेड ना हो तो आपको वो अच्छी जगह घुमाता भी है, बहुत अच्छे लग्जूरियस एक्सपीरियंसेस भी कराता है, स्पेशली इन फॉरेन लैंड्स। लेकिन अगर आपको ये सारे रिजल्ट चाहिए तो अगेन आपको साधना करनी पड़ेगी, अगेन आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो गुरु के माध्यम से पाई जा सकती हैं। कैसे, अपने ईगो से खुद को डिटैच करके, जो कि डिटैचमेंट कौन सिग्निफाई करता है, केतु। केतु आपको डिटैच कर देगा दुनिया से, ईगो से, और उसके जो आने वाले रिजल्ट हैं, छठा जो घर है, रोजमर्रा की दोस्ती, रोजमर्रा की दुश्मनी, रोजमर्रा के जो काम है, इनसे केतु आपको डिटैच करता है। और जो गुरु है
गुरु वहां आकर आपको मदद करता है, आपको गाइडेंस देता है, आपको लाइफ में एक डायरेक्शन देता है। उस डायरेक्शन का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लाइफ निसंदेह बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसीलिए गुरु हमारे जीवन में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारा गुरु कौन है, वो हमें क्या सीख देता है, हमें क्या गाइडेंस देता है, हमें किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है, ये देखना हम लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो 70-80% सही हो सकते हैं, लेकिन 100% सही होने में उनमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। थोड़ी सी कुछ 19-20 का फर्क जो है वो रह जाता है। लेकिन जब हम कुंडली देख ही रहे हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि 19-20 के फर्क को हम ना आने दें। हो सके तो जितना हो सके अपनी तरफ से एक्यूरेट बनाने की कोशिश करें। एक बात और बता देती हूँ, किसी भी चीज की प्रिडिक्शन देने से पहले कि ये होगा, ऐसा होगा, इस समय पर ये चीज होगी, सबसे पहले अपने आप को जान लीजिए। अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे तो जीवन आपके सामने कैसी भी पॉसिबिलिटी ले आए आप उसको भुना नहीं पाएंगे, आपको दिक्कत होगी और बड़े से बड़ा राजयोग आपके जीवन में आकर चला जाएगा, लेकिन आप उसे कैश नहीं कर पाओगे। ओके, जो लोग करने की हिम्मत रखते हैं, खुद को जानते हैं, खुद को समझते हैं, वो बुरी से बुरी 7.5 में भी राजा बनकर उभर जाते हैं। लेकिन जो लोग समझते नहीं है अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करते कि हमारी क्या कमियां हैं, क्या इश्यूज हैं, हम कहाँ अच्छे हैं, उनके सामने से राजयोग भी होकर निकल जाता है और उन्हें कुछ मिल नहीं पाता अपनी लाइफ में। उल्टा राजयोग उनके लिए और मुसीबतें क्रिएट करके चला जाता है। तो हमने ये सारी चीजें नहीं देखनी है, भ्रांतियों पर ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि एग्जैक्ट पोजिशन क्या है, एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस क्या है, और इन सब चीजों से दूर हटकर ये जानना है कि हम क्या हैं। एक बार खुद को समझ लिया, लाइफ बहुत आसान हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है। और किसी गुरु की मदद से खुद को समझ लें तो जो गाइडेंस हमें मिलती है वो हमें लाइफ में आगे बढ़ने में और बिना किसी गिल्ट के, रिग्रेट के आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। इस चीज के साथ जो सीक्रेट्स ऑफ द हाउसेस की सीरीज है वो खत्म हो जाती है। आपको एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि जो 12वां घर है उसे आप एक वास्ट ओशियन समझिए, एक बड़ा सा समंदर समझिए। इस समंदर में अगर आपको मछली पकड़ने जाना है, यानी यहाँ से कोई रिजल्ट निकाल कर लेकर आना है, तो गाइडेंस बहुत जरूरी है। आपकी जो नाव है उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पर मछलियां मिलेंगी, कितने बजे मुझे वापस लौटना है, और मेरा कंपस क्या है। तो कंपस आपका मॉरल कंपस भी हो सकता है, आपके पितरों की गाइडेंस भी हो सकती है, आपके गुरु की गाइडेंस भी हो सकती है, और आपका जो पर्सनल एक गाइडिंग फैक्टर होता है लाइफ में वो भी हो सकता है। तो उसको जब तक आप ध्यान देते रहेंगे, उस कंपस के पीछे जब तक आप चलते रहेंगे, लाइफ अच्छी रहती है। सीक्रेट्स ऑफ द हाउसेस की सीरीज यहीं खत्म होती है। 12th हाउस बड़ा मिस्टीरियस सा हाउस है, बड़ा इसोटेरिक सा हाउस है। इसके जो मीनिंग है इसके साथ जुड़े हुए वो बड़े ही कुछ हाई फाई, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे थोड़े हाई फाई हैं। तो इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए कम से कम 3 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारे पास 3 घंटे तो नहीं है, इसलिए जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। अगर आप अपनी कुंडली के हर घर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सीक्रेट्स ऑफ द हाउसेस की जो सीरीज है उसे पूरा देख लीजिए। सभी 12 घरों के बारे में भ्रांतियों को नष्ट करते हुए जो मेन स्पेसिफिक बातें हैं जो एक्चुअली में आपके काम आने वाली हैं, वो मैंने पूरी की पूरी सीरीज में डिस्कस की हुई हैं। इसके अलावा अगर आपको लग्नों में, चंद्र राशियों में, सूर्य राशियों में इंटरेस्ट है, वहाँ क्या होता है, कैसी पर्सनालिटीज देखने को मिलती है, उसमें इंटरेस्ट है, तो उन सब की भी सीरीज है। साथ ही साथ जो रेगुलर आपके चेंजेस होते रहते हैं आसमान में, उसके बारे में वीडियोस लाती ही रहती हूँ। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है या आपके किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को ये सब अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। साथ साथ लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, it's t.me/bhagyashree astro। आप वहां पर जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। इसके बाद हम लोग अपनी जो नक्षत्रों की सीरीज है उस पर भी काम करने वाले हैं। सोल पर्सनालिटी टाइप, जिसमें मैं सन साइंस की बात कर रही हूँ, उसको भी हम खत्म करेंगे। साथ ही साथ प्लैनेट्स की भी एक सीरीज चल रही है जिसमें कि हम प्लैनेट्स की बातें करते हैं, उनके सिग्निफिकेंस की बातें करते हैं। वो सीरीज भी साथ साथ चल ही रही है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों ने कंपैटिबिलिटी की सीरीज शुरू करने की बात की थी, तो कंपैटिबिलिटी की सीरीज को भी मैं जल्द ही शुरू करने वाली हूँ कि 2 राशियां आपस में कैसी होती हैं और वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं, ताकि आप अपने जीवन में जो रिश्ते हैं उन्हें और अच्छे से निभा सके और अच्छे से उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सके। तो अगर ये सब अच्छा लगता है, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर श्योर। और आपने अपना इतना कीमती समय दिया इस सीरीज को और मेरे वीडियोस को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।